कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो दुनिया की कोई सी ताकत उसे नहीं रोक सकती। बस कहते हैं ना कि बस निगाहें मंजिल पर है तो मिलके रहेगी, निगाहें मंजिल पर है तो मिलके रहेगी, और जिनकी निगाहें मंजिल पे ना हो उन्हें मंजिल कहां से मिलेगी। क्योंकि यदि हमारी निगाह केवल मंजिल पर टिकी हो तो मंजिल जरूर मिलती है। करते हैं शुरू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संवदिया कहानी। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। हमने पिछली कक्षा में फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय पढ़ा है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सारांश। सारांश ऐसा टॉपिक है जो बहुत अधिक मायना रखता है। इसलिए मायना रखता है क्योंकि सारांश से रिलेटेड एक प्रश्न आ सकता है। और ये समझ लीजिए, यदि हमें सारांश याद है तो हम ये मान लीजिए, कोई सा भी अगर ये पूछ लिया जाए कि पाठ का मूल प्रतिपाद्य क्या है, तो कम से कम यहाँ से हम उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन आपके मन में अगर एक डाउट हो कि सर सारांश क्या होता है, सार क्या होता है, तो अच्छी तरह समझ लेना, सारांश अलग चीज है और सार अलग चीज है। सारांश होता है, यहां समझा देता हूं मैं, देखिए सार अलग चीज है और सारांश अलग चीज है। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है। सार किसे कहते हैं? सार होता है बड़ा और सारांश होता है छोटा। सारांश में केवल सार का 1/3 भाग होता है। कितना होता है? 1/3। किसका? सार का। सार क्या होता है? सार होता है थोड़ा विस्तृत। सारांश से सार विस्तृत होता है। इसमें पाठ के बारे में क्या है वो पूरा आ जाता है। हालांकि आता तो इसमें भी कम भाग में है, लेकिन इसका जो है 1/3 अंश क्या कहलाता है? सारांश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं इसे कहेंगे सारांश। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपको याद है तो ये समझ लीजिए कि हम से अगर कोई पूछ ले कि संवदिया पाठ में क्या है, तो हम तुरंत उत्तर देंगे कि ये है, ये नहीं है, ये है। करें शुरू। देखिए, जब हम मंजिल के करीब होते हैं तो कई फसाने होते हैं। जब हम मंजिल के करीब होते हैं तो कई फसाने होते हैं, और कई उलझाने वाले होते हैं, कई गिराने वाले होते हैं। देखिए, हम जब मंजिल के करीब होते हैं तो कई फसाने होते हैं, कहीं उलझाने वाले होते हैं, कहीं गिराने वाले होते हैं। इसलिए भाई साहब चक्कर में ना पड़े, किसी के जाल में ना फंसे। जो जो जाल में फंसा है उसका भविष्य बर्बाद हुआ है। आप किसी के चक्कर में ना पड़े। और मैं तो पहले कहता हूं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ देती है। जिस पर ये जगह सा है उसने इतिहास रचा है। इसलिए मेरे दोस्तों, इन फोकट की बातों पे ध्यान मत दो। ध्यान देना है तो किताबों पे दो। कहते हैं ना कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो। इस बेवफा जमाने में क्या रखा है कि मोहब्बत करनी है तो इन किताबों से करो। बेवफा जमाने में क्या रखा है? जमाना तो बेवफाई करेगा, और किताबें यदि तुम्हारे साथ बेवफाई भी करेगी तो आपकी लाइफ बना देगी। क्योंकि किताबों में वो ज्ञान है जो किसी चीज में नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, केवल किताबों से प्रेम करो, किताबों में मन लगाओ, इस जमाने में मत लगाओ। कहते हैं ना कि जानू जानू के मुझको मामू बना गई। किसी के चक्कर में मत आओ। अगर आप ऐसे फंसे तो आप जिंदगी आपकी खराब होगी। करें शुरू। संवदिया कहानी किसने लिखी है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। किसने लिखी है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो संवदिया क्या है? कहानी है। अब पहला प्रश्न तो यही तैयार हो गया, संवदिया क्या है? कहानी है। में मानवीय संवेदना की, किसकी भैया? मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण क्या हुई है?
पहचान प्रस्तुत हुई है, इसे हम कह सकते हैं मूल प्रतिपाद्य। कहानी का मूल प्रतिपाद्य, मूल प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं कहानी का मूल प्रतिपाद्य। कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? मानवीय संवेदना। कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान। किस कहानी में? संवदिया कहानी में। किसमें? संवदिया कहानी में। देखिए, संवदिया ऐसी कहानी है जिसमें संदेश भेजा जाता है एक संवदिया के माध्यम से। पुराने जमाने में संदेश संवदिया के माध्यम से भेजा जाता था। और इस जमाने में तो आप टेंशन ही मत लो, डायरेक्ट 3 अक्षर टाइप किए और फट से गए। कहते हैं ना कि कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम किया। इस जमाने में ले जाने वाले की कोई जरूरत नहीं है, खत ले जाने वाले। मोबाइल का जमाना है, टन टनाटन हेलो हाउ आर यू, तो तुरंत चला जाता है। कोई सा संदेश भेजो आप, तुरंत चला जाता है। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। वो लोग कुछ और थे और ये लोग कुछ और हैं। लेकिन जैसे जैसे संस्कृति विकास की ओर जा रही है, वैसे वैसे पतन की ओर भी जा रही है। क्योंकि हम आधुनिक संस्कृति का आंखें बंद करके अनुसरण कर रहे हैं और वही हमारी हार है। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है इसमें असहाय। असहाय मतलब बेसहारा, जिसे किसी का सहारा ना हो तो बेसहारा। और सहनशील नारी। कैसी नारी? सहनशील, जो खुद ही हर दर्द को छिपा लेती है कि हर दर्द को छिपा लिया मैंने, हर दर्द को छिपा लिया मैंने, हर दुख को छिपा लिया मैंने ताकि तुम खुश रहो। तो इसमें जो है असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की और उसके दुख मेन बात है, उस नारी के दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे, रेणु का मतलब फणीश्वरनाथ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। तो उन्होंने इस प्रकार इस कहानी को लिखा जैसे व्यक्ति की आत्मा को छू लिया हो। एक बेसहारा नारी के मन की पीड़ा को यहां अभिव्यक्त किया गया है। बड़े घर की बहुरिया, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया, और संवदिया का नाम है हरगोविंद। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद संवदिया तथा, इसको समझना, हरगोविंद संवदिया, तो उस संवदिया का नाम क्या है? हरगोविंद। जो संदेश ले जाता है उस संवदिया का नाम क्या है? हरगोविंद। तथा विपन्न बेसहारा बड़ी बहुरिया, विपन्न का मतलब होता है बिल्कुल गरीब, जिसे किसी का सहारा ना हो, वह बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर, का क्या लेकर? संवाद। और उनका संवाद कौन ले जाता है? हरगोविंद। हरगोविंद क्या है? संवदिया। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। खुदा तो सबका होता है, ना तेरा, ना मेरा, ना उसका, ना इसका। ये मेरे दोस्त, ये खुदा तो सबका होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हम जरूर जीतेंगे, मगर एक जुनून होना चाहिए। तो संवाद लेकर, वो संवदिया उसका संवाद लेकर रेणु का संवाद लेकर रेणु पाठकों के, मतलब फणीश्वरनाथ रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। किसके सम्मुख उपस्थित होते हैं? पाठकों के। क्योंकि पाठ लिखने वाले कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। आगे बढ़ते हैं। कितने टॉपिक हो गए?
3 हो गए। चौथी बात पे चलते हैं। लोक भाषा की नींव पर कौन सी भाषा? लोक भाषा मतलब लोगों की भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी। कौन सी कहानी? संवदिया। हमारी कहानी का नाम क्या है? संवदिया। पहाड़ी झरने की तरह, जैसे पहाड़ी झरना झरता है ना कल कल की ध्वनि में, तो पहाड़ी झरने की तरह क्या है? गतिमान है। कौन सी कहानी गतिमान है? कौन सी कहानी गतिमान है? संवदिया कहानी। कौन सी कहानी? संवदिया कहानी। संवदिया कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बड़ी बहुरिया। और संवदिया कहानी में संवाद ले जाने वाला कौन है? हरगोविंद। संवाद ले जाने का काम कौन करता है? हरगोविंद। पुराने जमाने में संवाद ले जाने वाले को संवदिया कहा जाता है। इस जमाने में तो संवाद ले जाने वालों की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना संवाद के संवाद चला जाता है, क्योंकि मोबाइल का जमाना है। किसका जमाना है? मोबाइल का। कहते हैं ना कि भाई मतलब मोबाइल में तो यूं है कि तुरंत संदेश जाता है। जैसे कहते हैं ना कि भैया भैया के मुझको सैया बना गई, अरे भैया भैया के मुझको सैया बना गई, अरे वो लड़की, अरे वो लड़की, अरे वो लड़की मोबाइल का नंबर थमा गई, भैया भैया के मुझको सैया बना गई। ये जमाना बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। आप अपनी मंजिल पे निगाह रखें, और यदि आपको केवल अपनी मंजिल से प्यार है तो आपको जमाने से कोई मतलब नहीं। और लोग गिराने में लगे हैं, उठाने में कोई नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, केवल मंजिल पे ध्यान दो। जिसने मंजिल पे ध्यान दिया है उसे मंजिल जरूर मिली है। और आपके कदम कहाँ डगमगाते हैं? जहां नहीं डगमगाने चाहिए। इसी के साथ हम कक्षा को यही विराम देते हैं। ये सारांश आप अच्छे से समझे, और यदि कक्षा आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कक्षा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सभी बच्चों को जो इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। सार से मतलब है पूरे पाठ में क्या है, निचोड़ देंगे पूरे पाठ को, आखिर इसमें क्या है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा देखना ना भूले और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी फीस है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बस शेयर कर रहे हैं, वही फीस समझ लीजिए। क्योंकि आप साथ दे दें वही बहुत बड़ी बात है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बिना मतलब के हम काम कर रहे हैं। केवल आपसे यही आशा है कि आप कक्षा को शेयर करें और हमारा साथ दें। धन्यवाद।